हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सिरेमिक एकेडमी वैदिक पे की स्वागतम। सिरेमिक एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यही बोला मैंने अभी, लेकिन तेलुगु भाषा में। आपको सुन के अजीब लगा होगा क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी को ही ठीक से समझते हैं। हिंदी हमें सहज लगती है। लोगों के लिए हिंदी हिंदी नहीं, भाषा की बात अगर करें तो सामान्य सी चीज़ लगती है कुछ लोगों को कि ये तो संचार की भाषा है, संचार का माध्यम है और अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन कुछ लोगों के लिए भाषा इससे कहीं ज़्यादा है और यही कारण है कि देश में आए दिन हमें विवाद देखने को मिलते हैं। आप बहुत बार अखबारों में सुनते होंगे कि हिंदी भाषी कोई महाराष्ट्र में गया, कर्नाटक में गया कि तो उसके विरुद्ध हिंसा देखने को मिली क्योंकि वो कोई और लैंग्वेज बोल रहा था। और शिक्षा के क्षेत्र में भाषाई एक रूपता को लेकर राज्य सहमति नहीं बन पा रहे हैं। कई कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर आते हैं भाषा के आधार पर, आप तो हमें दूसरा राज्य दे दो, हमें इस राज्य में नहीं रहना है, हम फलाना फलाना भाषा बोलते हैं, हमें फलाना फलाना राज्य चाहिए। इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिलती होगी। इसको आप भाषा से संबंधित विवाद या फिर बढ़ता हुआ भाषावाद भी कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे बेस्ड है और यही कारण है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं ताकि हिंदी के महत्व को पूरे देश में बताया जाए, पूरे राज्य में इसकी एक्सेप्टेंस हो। और उसके साथ साथ इस दिवस में हम समिट्स का आयोजन कर रहे हैं और समिट्स के आयोजन के दौरान ये भी बता रहे हैं कि सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। सारी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश को अगर एकता के सूत्र में बांधना है आपको, तो एक लैंग्वेज को आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे की भाषा को समझ सके, एक दूसरे से बात कर सके और अलगाव वाली फीलिंग आप में नहीं आए। ये अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, कहाँ बात कर रहे, कहाँ भाषण दे रहे। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। उसमें ये बोलते हुए, इसी चीज का प्रोत्साहन करते हुए दिख रहे हैं। कब हुआ था सम्मेलन? 4 सितंबर। 4 बोला कि मैंने? 14 सितंबर को सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्यों हुआ था 14 सितंबर को? क्योंकि इस दिन हम हिंदी दिवस बनाते हैं। हिंदी दिवस। और क्यों बनाते हैं इस दिन हिंदी दिवस? क्योंकि 1949 में हमने हिंदी को आधिकारिक रूप से अपनी राजभाषा का दर्जा दिया था। संविधान जब बन रहा था, निर्माण चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि हमारे देश की राजभाषा क्या होनी चाहिए। डिबेट उस समय चल रही थी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रभाषा पे सहमति नहीं बनी। तो थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया बात को और कहा चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय भाषा अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे। सहमति नहीं बन पा रही है, राजभाषा तो कम से कम डिसाइड कर लेते हैं। राजभाषा पर सहमति बन गई और राजभाषा को हिंदी को राजभाषा हमने आधिकारिक रूप से मान लिया। इसके साथ साथ 15 साल तक इंग्लिश को भी माना, वो आगे देखेंगे। संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल क्लियर किया, अनुच्छेद लिखे गए हैं 343 और 351 से लेकर भाषा के बारे में बताया गया है ताकि आगे जाके कोई विवाद नहीं हो। से क्लियर संविधान में लिख देते हैं अभी, लेकिन फिर भी विवाद चल रहे होते हैं। अभी समझेंगे आज के सेशन में यही कि संविधान में भाषा को लेकर क्या प्रावधान है, कौन सी संस्था कौन सी भाषा का उपयोग करेगी, कहाँ पे कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा और कैसे इसको बदल सकती है। स्वायत्तता दी गई है राज्यों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको। लेकिन फिर भी विवाद हो रहे, तो क्या कारण है उन विवाद का? सरकार इन विवाद को रोकने के लिए और भाषावाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिले, अलगाववाद पैदा नहीं हो, देश में एकता बनी रहे, इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। आज के सेशन में हम यही चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संविधान में क्या क्या अनुच्छेद हैं जिसमें भाषा के उपयोग के बारे में लिखा है। अपन इधर स्लाइड लेके अलग से समझेंगे कि भाषा को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। आर्टिकल सबसे पहले तो आता है 343 343 और इसमें बताया गया है कि हमारे संघ की यानी कि केंद्र की राजभाषा क्या होगी। तो केंद्र की राजभाषा यहाँ पे हिंदी बताई गई है कि केंद्र अपने सारे प्रशासनिक कार्य करेगा, उसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा राष्ट्रीय भाषा में अंतर होता है। राजभाषा होती है कि आप प्रशासनिक कार्य, आपका प्रशासन, आप राज कौन सी भाषा में कर रहे हो। राज कैसे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के जो भी काम होते हैं वो आप हिंदी में करेंगे। राष्ट्रभाषा होती है आपके देश की पहचान से वो जुड़ी होती है। जैसे किसी देश का धर्म होता है तो उसका कोई राष्ट्र धर्म वो अपना डिक्लेयर कर लेता है। अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, अपन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। पाकिस्तान का राष्ट्र धर्म है, वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। वैसे ही राष्ट्रभाषा होती है जो उस देश की पहचान होती है। अभी राजभाषा की बात की गई है 343 में, राष्ट्रभाषा की बात नहीं की गई है। राजभाषा होती है आपके प्रशासनिक कार्यों में
आप प्रशासनिक कार्य अपने कौन सी भाषा में करेंगे, तो हिंदी हमने चुना। और हिंदी के साथ साथ सहमति नहीं बन रही थी, तो 15 साल के लिए हमने इंग्लिश भाषा को भी चुन लिया कि इंग्लिश भाषा में भी हम काम कर लेंगे, लेकिन 15 ईयर बाद इसको हटा दिया जाएगा। तो जब हमने संविधान लागू किया उससे 15 ईयर 1965 को हो रहे थे, 1965 को। लेकिन उसी समय आंध्र प्रदेश और इन देशों में, दक्षिण राज्यों में आंदोलन शुरू हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है कि इंग्लिश को नहीं हटाया जाए, हमको इंग्लिश आती है, हमको हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश को हटाया नहीं गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आए हम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में लेके आए थे, और इंग्लिश को यथास्थिति जारी रखा अनिश्चित काल तक। उसको मतलब किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी के साथ साथ जारी रखा जाएगा। प्राइमरी हमारी लैंग्वेज है, केंद्र की लैंग्वेज है, कि हिंदी भाषा में उसके राजकाज होंगे सारे। उसके बाद आर्टिकल 344 में भी कुछ प्रावधान है कि राजभाषा आयोग बनाएंगे हम, क्योंकि जो राजभाषा हमने चूज की है भाई सब में सहमति तो नहीं बन रही है, तो निरंतर उसके ऊपर सुझाव देता रहे कि किस तरीके से सारे राज्य इस पर सहमत हो, इसकी प्रगति, इसका विकास कैसे करना है, कहाँ इसका यूज करना है, इससे संबंधित सुझाव ये राजभाषा आयोग देता है। आर्टिकल 344 के तहत इसको गठित करते हैं। कौन गठित करता है? अपने राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति कब कब? हर 5 साल में ये गठित करेंगे, और ये जो भी सुझाव देंगे, जो भी सुझाव देंगे, उन सुझाव पर चर्चा करेगी संसद की एक समिति, जिसको हमने यही नाम दे दिया, राजभाषा समिति। राजभाषा समिति पर चर्चा होती है, संसदीय राजभाषा समिति कह लो इसको। और कोई सुझाव अगर सही सही लगता है, वैल्यूबल है, तो उसको कभी अमेंडमेंट किया जाता है और संविधान में उसको जोड़ा जाता है और उसको लागू करवाया जाता है। तो ये प्रावधान है, संघ की क्या भाषा होगी और राजभाषा आयोग हमने बना रखा है। आर्टिकल 345, जैसे आर्टिकल 343 केंद्र की राजभाषा की बात करता है, उसी तरह 345 राज्य की क्या राजभाषा होगी ये बात करता है। तो आगे देखते हैं। आर्टिकल 345 कहता है राज्य की राजभाषा क्या होगी। तो राज्य की राजभाषा के लिए बोला गया है कि राज्य की विधानमंडल जो भी निर्धारित करे, आप अपने प्रशासनिक कार्य उस भाषा में कर सकते हैं। स्वायत्ता दी गई है राज्य को, और जब तक चूज नहीं करती आपकी विधानमंडल, तब तक कौन सी भाषा रहेगी? तो वो बाय डिफॉल्ट आप हिंदी और इंग्लिश में अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? विधानमंडल डिसाइड करेगी कि आपकी क्या राजभाषा होगी। जब तक आप डिसाइड नहीं करते, या तो आप हिंदी में काम कर लें, आप इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं। और कौन सी भाषा चूज, कोई क्राइटेरिया है, कोई लिस्ट दे दी है इनको कि इनमें से आप डिसाइड कर लो विधानमंडल को? ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अपनी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी गई है, लेकिन उन 22 भाषाओं से भी इतर ये कोई सी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना नागालैंड है उत्तर पूर्व में, नागालैंड राज्य, इसने अपनी राजभाषा इंग्लिश चूज कर रखी है। इंग्लिश, वो 22 भाषाओं में से तो इंग्लिश नहीं है, उसमें इंग्लिश नहीं आती, उसने फिर भी चूज कर रखी है। तो कोई लिमिटेशन नहीं, आप कोई सी भाषा चूज कर सकते हो, पूरी स्वायत्ता है। 346 क्या कहता है? राज्य जब केंद्र से बात करेंगे, राज्य जब संघ से बात करेंगे, तो वो कौन सी भाषा में बात करेंगे? वो बात करेंगे बाय डिफॉल्ट जो संघ की राजभाषा है उसमें, हिंदी में बात करेंगे, या उसकी सहायक राजभाषा इंग्लिश में भी वो बात कर सकते हैं। लेकिन जब राज्यों को आपस में बात करनी होगी, तो ये अपनी सहमति से चूज कर सकते हैं कोई सी भी लैंग्वेज। नहीं चूज करते बाय डिफॉल्ट हिंदी है या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हो, लेकिन आपस में सहमति बनाकर भी आप कोई सी भी भाषा चूज कर सकते हो, राज्य आपस में। तो इनको ये स्वायत्त है। आर्टिकल 347 की हम बात करें, आपकी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका कौन हो गए? आपके सुप्रीम कोर्ट हो गए, आपके हाई कोर्ट हो गए, या जो भी आपके विधायी कार्य होने हैं यहाँ पे, वो इंग्लिश में होंगे, वो इंग्लिश में होंगे, ये बोल दिया गया है। यहाँ पे भी हाई कोर्ट को स्वायत्ता दे दी गई है कि आप अगर इंग्लिश नहीं चूज करना चाहते तो आप कोई सी भी दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आप उसमें अपने काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति आपको अगर अनुमति दे दें तो आप दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो अपने कामों में। यहाँ पे नागरिकों को स्वायत्ता दी गई है कि नागरिक जिस भी भाषा में चाहे लिटिगेशन दे सकते हैं, याचिका दे सकते हैं। संविधान में संघ के कर्तव्य भी बताए गए हैं कि संघ का एक कर्तव्य है वो राजभाषा के महत्व को बढ़ाए, राजभाषा के महत्व। और राजभाषा अपनी क्या है यहाँ पे? हिंदी, यानी कि हिंदी के महत्व को पूरे देश में बढ़ाए।
ये आर्टिकल 351 में बोला गया है, 351 में। तो इतनी सारी बातें की गई है। संघ में कौन सी भाषा है, राज्य में कौन सी भाषा है, राज्य राज्य आपस में कैसे बात करेंगे, आपकी मर्जी पड़े जो आप सहमति से चूज कर लो। हाई कोर्ट आपकी जो मर्जी पड़े सहमति से आप चूज कर लो। सबको स्वायत्ता दी है, नागरिकों को स्वायत्ता दी है, फिर क्यों विवाद होते हैं? तो विवादों का कारण ये तो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्था, यहाँ पे विवाद का कारण नहीं है। विवाद का कारण है आम जनता के बीच में। दिक्कत आती है उन जनता जो उन राज्यों में रहती है, दूसरी भाषा अगर बोलते हैं वो, उनकी मानसिकता में प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को राष्ट्र के ऊपर प्राथमिकता दे दी। दिक्कत है कि वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योरिटी की वो भावना उनके अंदर आ जाती है कभी कभी, क्योंकि उन्हें ये लगता है दूसरी भाषा का कोई आदमी उन्हें बोलता हुआ दिख गया दूसरी भाषा, मतलब कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। दिक्कत आती है वहाँ की राजनीतिक पार्टियों से, जो उन लोगों की सांस्कृतिक पहचान को आधार बनाकर वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। देशों में, अपने देश में तो विविधता बहुत ज़्यादा है, हर एक की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है। सांस्कृतिक पहचान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सांस्कृतिक पहचान की आप बात करोगे तो अपन की संस्कृति, मतलब अपनी जीवन शैली क्या है, आपकी जीवन शैली, आप कला संगीत, ये सब भी सांस्कृतिक पहचान में आते हैं। कौन से धर्म को आप फॉलो करते हैं, क्या जाति है आपकी, कौन से भगवान में आप विश्वास रखते हैं, कौन सा रीति रिवाज त्यौहार बनाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक पहचान है, रीति रिवाज, जाति, धर्म, भाषा। लेकिन इस सब में ये भाषा जो है ना, वो लोगों को भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। इसका आप एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद क्या हम ये सीख जाते हैं कि हम कौन सी जाति में हमने जन्म लिया है? सीख जाते हैं कि हमारा धर्म कौन सा है जब हम 1 साल के होते हैं लगभग, और कौन सा हमारा पहनावा है, क्या जीवन शैली, क्या खाते पीते हैं, हम कौन से भगवान को मानते हैं? नहीं सीख पाते इतनी जल्दी। लेकिन हमारी माँ जब हमसे बात करती है, तो वो कौन सी भाषा में हमसे बात कर रही है? हम सबसे पहले हमारे परिवार से भाषा सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अपने माइंड में प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, वो स्टेटमेंट्स को, वो जो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इंसान जब धरती पे आता है तो बात करना सीखता है, भाषा सीखता है। इसलिए भावनात्मक रूप से भाषा से लोग जुड़े हैं और भाषा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पोटी श्रीरामल्लू को एग्जाम्पल देख लो, आंध्र प्रदेश में आप, वो अनशन पे बैठ गए थे और एट द एंड वो उनकी मृत्यु हो गई थी। भाषा को लेके वो चाह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, फिर अलग राज्य बनाया गया। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, उसके आधार पर केरल को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, इन सबको भाषाओं के आधार पर अलग राज्य हमने बनाया था। उसके बाद पंजाब, पंजाब से भी पहले महाराष्ट्र, गुजरात बन गए थे लगभग 1960 में, भाषा के आधार पर बने। पंजाब हरियाणा अलग हुए, भाषा के आधार पर हुए 1966 में। और देश के बाहर, ये तो अपने राज्य बन रहे हैं, देश के बाहर नज़र डालो आप, यूरोप में चले जाओ, बहुत बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट था जो छोटे छोटे टुकड़ों में अभी बहुत सारे देश हैं। ये देश भाषा के आधार पर ही ज़्यादातर बने हैं। स्पेन को देख लो, स्पेनिश भाषा के आधार पर, फ्रांस को देख लो, फ्रेंच भाषा के आधार पर, इटली इटालियन भाषा के आधार पर बना। अपने पड़ोस में बांग्लादेश देख लो, उसके तो नाम में बांग्ला भाषा आ रहा है। तो भाषा बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करती है, भावनात्मक रूप से लोग इससे जुड़े रहते हैं और इसीलिए विवाद हमको देखने को मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई इतने स्वायत्ता देने के बाद भी विवाद हो रहे, समझ गए ये बात कि भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हैं। लेकिन अब एग्जाम में लिखने वाली क्या चीज़ है? एग्जाम में लिखने वाली चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि हम, ये तो हो गई इमोशनल बातें, ये थोड़ी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो विवाद के बिंदु क्या है, किन किन बातों पे विवाद होता है? सबसे पहले तो हमें भाषाई हिंसा देखने को मिलती है, भाषा के आधार पर हिंसा देखने को मिलती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल महाराष्ट्र में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, कर्नाटक में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ पे बिहार लैंग्वेज वाला कोई चला गया या हिंदी भाषी कोई चला गया, तो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है कि यहाँ रहना है तो मराठी बोलो। हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पे जाते हैं, दुकानदार वहाँ पे रहते हैं, तो कुछ ऐसे कानून पास कर दिए जाते हैं कि आप कोई दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें मराठी लिखी होनी चाहिए, मराठी में वो बोर्ड होना चाहिए, दूसरी भाषा में नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे सार्वजनिक स्थान जो है, जैसे रेलवे हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पे मराठी भाषा में जो साइन बोर्ड होंगे वो मराठी भाषा में हो। तो इस तरीके के प्रावधान वहाँ पे मराठी अस्मिता करके आंदोलन चलाते हैं सीधा सीधा, और मराठी भाषा को प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करो अपनी लैंग्वेज को, ठीक है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज के प्रति हिंसा करने का अधिकार किसने दिया आपको?
ये तो वो चीज़ गलत करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पर अपन तो यहाँ पे विवाद देख रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। सन ऑफ सॉइल से ये सीधा सीधा जुड़ा है, भूमि पुत्र से, मतलब कि वो जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे उन्हीं का अधिकार है, कोई दूसरा आके और उनके संसाधनों का यूज़ नहीं कर सकता, कोई आना ही नहीं चाहिए दूसरा भाषी वहाँ। सन ऑफ सोइल की अवधारणा से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है और इस तरीके की हिंसा वहाँ पे दिखने को मिलती है कि यहाँ रह रहे हो मराठी बोलो, नहीं तो चले जाओ। और हम भी थोड़े से ज़िद्दी लोग हैं, हम जाते हैं तो हम हिंदी भाषी हैं, हमारा हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदी बोलते हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदी ही बोलेंगे, ऐसे करके फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और फिर ऐसी चीज़ें होने को मिलती है। हम भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वहाँ जा रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, एक आध शब्द सीख जाओ ताकि अपन कम्युनिकेट कर पाए उन लोगों से, या फिर आपका प्लेसमेंट हो जाता है, आपकी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो लंबे समय भी आपको रहना पड़ता है उन राज्यों में। तो आप थोड़ी बहुत इतनी लैंग्वेज सीख जाओ कि वहाँ पे अपनी रक्षा कर सको, वहाँ पे उनको असहज महसूस नहीं हो, इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हो। क्यों इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनको महसूस होती है, ये भी अभी अपन देखेंगे। ये इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, इसको देख ही लेते हैं कि वो लोग इनसिक्योर बहुत महसूस करते हैं। इनसिक्योर क्यों? क्योंकि उनको 3-4 लोग हिंदी भाषी दिख गए, उनको वो 7-8 लोग नहीं दिख रहे जो मराठी बोल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, ये 3-4 लोग बढ़ते बढ़ते 4-5 लोग और हम अपने ही इलाकों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस तरह की इनसिक्योरिटी 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको देख समझते हैं अपन। 2011 की जनगणना हुई थी और उसमें ये जनगणना में आया था कि 43% देश में ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, यानी कि मेजोरिटी हिंदी भाषी लोगों की है। तो जब कोई इंसान जो साउथ का है वो अपने उत्तरी राज्यों में आके साउथ की कोई भाषा बोलता है, हम में इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होती क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, बहुसंख्यक में हैं। और आप देखें ये 43% डेटा अभी बताया, लगभग 2026 की जब जनगणना आएगी ना तो ये तो रेशियो और बढ़ जाएगा। हिंदी भाषी वाले लोग लगभग यहाँ पे 50% के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि आप जनसंख्या किस पैटर्न से बढ़ रही है आपको आइडिया होगा अगर आप अवेयर रहते हैं चीज़ों से। तो नॉर्थ वाले जो नॉर्थ स्टेट हैं देश के, वो जनसंख्या नियंत्रण पे इतना काम नहीं करते, उनकी पॉपुलेशन हाई रेशियो से बढ़ रही है। और जबकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे इसीलिए उनको ज़्यादा इनसिक्योर महसूस होता है जब आप हिंदी भाषी उनके सामने 2-4 लोग चले जाते हैं। तो ये कारण आपको अब समझ आया होगा। और हम लोग भी हिंदी नहीं सीख रहे हैं, सीख जानी चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा साइंटिफिकली ये सोच लो कि अगर हमने हिंदी सीख ली तो क्या हमने हिंदी क्या वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं। और वहाँ की लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज सीख जाना कोई अपने लिए हानिकारक थोड़ी है, हानिकारक नहीं है। बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, प्रूवन थ्योरियाँ हैं, ये बात कहती हैं कि जो इंसान बहुभाषी होता है, बहुभाषी, उसकी मेमोरी उतनी ज़्यादा शार्प होती है। ये कॉग्निटिव रिजर्व थ्योरी भी कहती है। ये तो एक थ्योरी का एग्जाम्पल बताया, ऐसी कई सारी थ्योरी है, प्रूव्ड है साइंटिफिकली कि कॉग्निटिव रिजर्व बन जाता है जब आप बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं। और कॉग्निटिव रिजर्व जो है ओल्ड एज में फिर वो काम आता है, इससे न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। आपके न्यूरल कनेक्शन, माइंड में न्यूरॉन्स इधर उधर कनेक्ट होते हैं, इस न्यूरल कनेक्शन के मजबूत होने से आपका जो कॉग्निटिव रिजर्व है वो फिर ओल्ड एज में वहाँ पे काम आता है। डिमेंशिया की सिचुएशन आ जाती है जब अपन अपनी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, डिमेंशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, अपन भूलते हैं अपने, हमें चीज़ें थोड़ी देर बाद में याद आने लगती है। तो जो लोग जितनी ज़्यादा लैंग्वेज को जानते हैं, प्रोसेस करना सीख लेते हैं, अलग अलग भाषाओं को, शब्दों को, उनका न्यूरल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उनमें डिमेंशिया बहुत लेट आता है, यानी कि उनकी मेमोरी बहुत शार्पली काम करती है, उनमें बुढ़ापा, मेमोरी का बुढ़ापा बहुत लेट आएगा। तो ये हम सीख लें अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो कोई बुराई नहीं है कि हम जब वहाँ जाएँ तो उनको असहज महसूस, बाकी वो उनकी तरफ से हिंसा करे तो ये गलत चीज़ है और इसको कानून के द्वारा देखा जाएगा। बाकी और क्या प्रॉब्लम आती है शिक्षा के क्षेत्र में, हम भाषाई एकरूपता नहीं लेके आ पाए। भाषाई एकरूपता शिक्षा के माध्यम से हम कई सालों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको लग रहा होगा 2020 में आई, तो उसी में त्रिभाषा फॉर्मूला आया। त्रिभाषा फॉर्मूला यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत सालों से लेके आ रखा है। पहले वाली शिक्षा नीति आई थी तब से ही लागू है ये त्रिभाषा फॉर्मूला, लेकिन अभी तक इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों लाए थे त्रिभाषा फॉर्मूला? ताकि भाषा जो है वहाँ वाले भी हिंदी सीख ले और हम लोग भी साउथ की कोई भाषा सीख ले, तो अलगाव वाली फीलिंग नहीं है जब एक दूसरे को हम सामना करें तो, कि हाँ तुमको हमारी लैंग्वेज आती है, हमको तुम्हारी लैंग्वेज आती है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इसलिए त्रिभाषा फॉर्मूला लेके आए थे, लेकिन इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करा। कब लेके आए थे त्रिभाषा फॉर्मूला? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड रहा है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 1948 में एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें ये त्रिभाषा फॉर्मूले का आइडिया दिया था। इसके बाद कोठारी आयोग का हमने गठन किया, कोठारी आयोग इसी मुद्दे पर, और कोठारी आयोग ने 1966 लगभग 1964 से लेकर 66 तक इसका ड्यूरेशन था और आधिकारिक रूप से सिफारिश की थी कि त्रिभाषा फॉर्मूला शिक्षा में लाया जाए, और इसको लाया भी गया। वहाँ पे 1968 की जब शिक्षा नीति आई थी, आधिकारिक रूप से इसको लागू कर दिया गया था और तब से ही लागू है। आपको पता होगा कि आप संस्कृत भाषा के पेपर दिए होंगे आपने 10वीं में, 8वीं में। कोई एक भाषा आपको चूज़ करनी पड़ती है, याद हो, कोई उर्दू चूज़ कर लेता है, कोई संस्कृत चूज़ कर लेता है, और इन लैंग्वेजेस में हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी परसेंटेज बढ़िया बढ़िया से आती है, क्योंकि आसान होते हैं इन लैंग्वेज के पेपर। तो क्यों हमने संस्कृत भाषा का वो एग्ज़ाम दिया उस समय जब अपन छोटे थे, 10वीं में थे? हिंदी भी हमने पढ़ी थी, इंग्लिश का पेपर भी दिया था, हिंदी का भी दिया था, संस्कृत का भी तो दिया था। तो वो इसी कारण दिया था हमने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अब आई है, तब से शिक्षा नीति में ये चीज़ लागू है कि आपको 3 भाषाएं सिखानी है। अब संस्कृत भी एक भाषा है, लेकिन हिंदी भाषी यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी कर गए। हिंदी भाषी को सिखानी थी कोई एक भारतीय भाषा, और भारतीय भाषा के नाम पे उन्होंने संस्कृत सिखा दी। अभी संस्कृत लोक भाषा तो है नहीं, लोग आपस में बात करने के लिए यूज़ करते हैं क्या? बहुत रेयरली आप देखोगे कि संस्कृत में 2 लोग बात कर रहे हैं। सिखानी कौन सी थी? भारतीय भाषा में कोई साउथ की भाषा चूज़ कर लेते, वो सिखा देते। तो अभी साउथ वालों को भी ये नहीं लगता कि आप तो संस्कृत पढ़ा रहे हो, संस्कृत कोई लोक भाषा है, हमारी कोई भाषा सिखा लेते तो हम आज हिंदी सीख लेते। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, तभी तो मेरी ये बात समझ में आएगी। त्रिभाषा फॉर्मूला 3 भाषा पढ़ाने की बात करता है बच्चों को स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, कोई एक भारतीय भाषा, कोई एक भारतीय भाषा, या फिर क्षेत्रीय भाषा, कुछ भी कह लो इसको आप, क्षेत्रीय भाषा। तो जब इसको उत्तर भारत में इम्प्लीमेंट करना होगा हमें, तो हिंदी तो आपकी मातृभाषा है ही सही, वो तो आप पढ़ ही रहे हो। विदेशी भाषा के रूप में आप इंग्लिश को चूज कर लो, कोई एक भारतीय भाषा में आप साउथ की कोई एक भाषा ले लो, तमिल ले लो, कन्नड़ ले लो, मलयालम ले लो। इसी को साउथ में अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करोगे? कोई एक मातृभाषा आपकी ले लो आप, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये तो सीख ही रहे हो आप, ठीक है। विदेशी भाषा के रूप में इंग्लिश, और एक आप हिंदी ले लो, हिंदी सिखा दो। तो इस तरीके से साउथ के जो राज्य हैं उनको भी हिंदी आ जाए, नॉर्थ के जो राज्य हैं उनको साउथ की कोई एक भाषा आ जाए। इसलिए त्रिभाषा फॉर्मूला लाए थे, और नॉर्थ के राज्यों ने ज़्यादातर संस्कृत 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 पढ़ा दी सबको, लोक भाषा नहीं है, कोई मतलब उसका निकला नहीं। तो यही कारण है अभी ठीक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। एक और कारण है, पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, रोज़गार लेने चले जाओ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, जिसको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और इवन सरकारी नौकरी में भी चले जाओ, जैसे अभी मैंने इंटरव्यू दिया आरपीएससी में, तो 3 लोग तो वहाँ बैठे थे हिंदी में, 4 लोग होते हैं मेंबर में, तो 3 ने मुझसे हिंदी में बात की, हिंदी में सवाल जवाब किए। लास्ट में उन्होंने, लास्ट वाला जो मेंबर थे उन्होंने इंग्लिश में बात की, इंग्लिश में सवाल किया और मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिया। तो आप सोचोगे कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप तो यही सिखाते हो हमें, आप हिंदी भी में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको ये रिप्लाई कर देती कि सर क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, मुझे हिंदी आती है, हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो वो मना थोड़ी करते कि नहीं आप इंग्लिश में ही दो, वो कर लेते हैं मुझसे हिंदी में बात। पर जो इम्प्रेशन उनका गया, जो मैंने उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट किया, वो इम्प्रेशन थोड़ा सा अलग होगा उनका। तो यही फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अपने पेरेंट्स चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, क्योंकि हायर एजुकेशन में और आपके नौकरी लेनी है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंग्लिश ही ज़्यादातर, इंग्लिश को महत्व दिया जाता है। इसलिए पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बच्चा हिंदी सीखे। वहाँ पे भी साउथ में नहीं चाह रहे कि हिंदी सीखे, हम दूसरी भाषा सीखे, वहाँ पे भी इंग्लिश ज़्यादातर, इंग्लिश बहुत अच्छी साउथ स्टेट्स की लोगों की ही होती है, और यहाँ पे भी हम मलयालम, कन्नड़, तमिल इस पे ध्यान नहीं दे के इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि शिक्षा में हम वो त्रिभाषा फॉर्मूला ठीक से लागू नहीं कर पाए। अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन कर दो, आए दिन नए राज्य के गठन की बात होती रहती है।
कहीं देखो तो बोडोलैंड और कहीं देखो तो गोरखालैंड, इस तरह की मांगे उठती रहती है। बोडोलैंड दे दो हमें, गोरखालैंड दे दो। बोडोलैंड असम के उत्तरी जो जिले हैं उनको मिला के यहाँ पे बोडो भाषा बोली जाती है, वो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे होते हैं। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल का वो एरिया जो नेपाल से लगता है, वहाँ पे गोरखालैंड की डिमांड होती है। ये तो कुछ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ बीच बीच में दूसरे भाषा के आधार पर डिमांड हो रही है। बिहार का ये वाला पार्ट ले लो ईस्ट वाला, और झारखंड का नॉर्थ वाला पार्ट ले लो, मैथिली भाषा बोली जाती है और वो कह रहे हैं कि मैथिल प्रदेश दे दो। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांगे होती रहती है। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग उस समय 1956 में बड़ी मात्रा पे ये विरोध प्रदर्शन हुए थे और राज्य भाषा के आधार पर उनके गठन की मांग कर रहे थे, और हमने गठन किए थे राज्यों के। कन्नड़, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब राज्य के आधार भाषा के आधार पर ही गठित है। लेकिन फिर भी आज भी ये मांगे जारी है, तो ये सब विवाद बने रहते हैं। उसके बाद क्या मुद्दा है? उसके बाद है अपनी जो राजभाषा है हिंदी, और अपनी जो संपर्क भाषा है, लोग ज़्यादातर क्या संपर्क भाषा के रूप में चूज़ करते हैं? इंग्लिश। उनमें तालमेल नहीं बैठ पाता। राजभाषा हिंदी है, संपर्क भाषा अपनी इंग्लिश है। साउथ के लोग आपस में किसी और भाषा में आप बात करते होंगे। आप जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप इंस्टा चलाते हैं, इंस्टा में आपने देखा कभी कभी वो पूरा पूरा हिंदी में चल रहा हो, आप हिंदी में फेसबुक चला रहे हो, मज़ा ही नहीं आएगा। आप इंग्लिश में ही आपने वो इंटरफेस देखा है और इंग्लिश में ही आप उसको चलाएंगे। तो इस तरीके से रोज़गार लेने चले जाओ कॉर्पोरेट में, वहाँ पे इंग्लिश है, तो आपकी राजभाषा तो है हिंदी, और दूसरी जगह इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, तो कैसे वहाँ पे एकरूपता आएगी? फिर यहाँ पे हिंदी का महत्व कम होता दिखता है, तो कैसे लोग हिंदी को अपनाएंगे और राजभाषा के रूप में हो? तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। राजनीतिक पहचान, सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो मैं भागीदार मानती हूँ, राजनीतिक पार्टियों को ही मानती हूँ। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं भाषाई आधार पर। स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसा देखा जाता है, कर्नाटक में ऐसा देखा जाता है, तमिलनाडु में ऐसा देखा, कि भाषा को लेकर भड़काऊ भाषण दिए गए। तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी रोल बनता है यहाँ पे, कि वो आचार संहिता ठीक से लागू करे। भाषा के आधार पर कोई इस तरीके की भड़काऊ भाषण देता हुआ दिख रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाए। तो राजनीतिक मुद्दा, भाषा राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा है, ये एक इशू है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी की भाषा का मुद्दा है, यहाँ पे सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो अंग्रेजी का वर्चस्व है, डिजिटल भाषाएं भारतीय भाषा में है ही नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं अभी। तो ये चुनौतियां हैं। अब आगे देखते हैं एक और इशू, के हिंदी को प्रमोट करोगे अब बहुत ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ माइनॉरिटी वाली लैंग्वेज है वो उनका उपयोग बिल्कुल कम हो गया है, और ज़्यादातर इसमें जनजाति वाली लैंग्वेज आती है। यूनेस्को ने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, उसमें भारत की 197 भाषाएं ऐड कर रखी है, जो कि बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुकी है, इंडेंजर। उसको बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं बोलते। कुकी, चिन, गोंडी, भिली, ये सब जनजातीय भाषाएं हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की भाषाएं हैं जो लुप्त प्राय, और बहुत ज़रूरी है किसी भी सभ्यता का फ्यूचर बना रहे, अस्तित्व बना रहे, तो उसमें भाषाई, सांस्कृतिक सारी विविधता होनी चाहिए। एक रूपता नहीं सही होती सभ्यता के लिए, विविधता बहुत सही होती है। तो भाषाई दूसरी भाषा को भी संरक्षण नहीं मिल पाता, अपन बहुत ज़्यादा एक ही भाषा को बढ़ावा देंगे। तो भाषा में ये एक मुद्दा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या संरक्षण, क्या सरकार प्रयास कर रही है, प्रावधान क्या क्या है? एक तो यहाँ समझें कि सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। भाषा का विवाद नहीं हो, सबसे पहले तो संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 343 से 351 बताया है मैंने, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे थे अपन, क्या कि कुछ भाषाएं बिल्कुल लुप्तप्राय होने जा रही है, तो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का हमने गठन कर रखा है 1961 पे। तो वो उन भाषाओं के संरक्षण पे निरंतर ध्यान देता रहता है, इस तरीके की हिंसा नहीं हो, क्योंकि उनमें अगर उनमें भी ये इनसिक्योरिटी आ गई शेड्यूल ट्राइब्स में, तो वो भी आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने, हमको भी एक अलग उसकी मांग दो। वैसी मांगे बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा भाषणी, आपने पढ़ा होगा कि भाषणी प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, ये किया है पॉलिटिकल पर्पस से। लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य की विधानसभाओं में आप वहाँ पे जो भी राजनेता भाषण देते हैं, तो उसका रियल टाइम में
दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाए। मतलब विधानसभा में या लोकसभा में कोई हिंदी में भाषण दे रहा है, मान लो मोदी जी ज़्यादातर अपने हिंदी में ही बोलते हैं, और वहाँ पे साउथ इंडिया का कोई नेता बैठा है और साउथ इंडिया के नेता को हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो वो सीधा सीधा इस ऐप के माध्यम से क्या बोल रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी, अपनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको लाए गए थे, तो पॉलिटिकल पर्पस से इसको लाए थे, और पॉलिटिकल पर्पस से लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो आम जनता के दिमाग में कचरा भरते हैं जब बात वोट मांगने की आती है। इसके बाद सारथी भी लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च हुआ है अपने 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात, ये भी ट्रांसलेट करने का काम करेगा। राष्ट्रीय ट्रांसलेशन मिशन, राष्ट्रीय अनुदान नहीं, शब्द ठीक से, अनुवाद मिशन, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन चला रहे हैं, जिसमें जो भी साहित्य अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल हैं, वो सारी भारतीय भाषा में अवेलेबल हो। तेलुगु में बहुत अच्छा सा कोई साहित्य लिखा है, लेकिन उसको हिंदी भाषी लोग भी पढ़ पाए, तो वो हिंदी भाषा में ट्रांसलेट उसको कर देते। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर, और दूसरी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी भी है। तो साहित्य अकादमी क्या करती है? साहित्य अकादमी भी दूसरे भाषाओं को प्रमोट करने का काम करती है, और कोई भी भाषा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आपने कोई भी अच्छा सा साहित्य लिख दिया, उसको पुरस्कार भी देती है। साहित्य अकादमी अवार्ड आपने सुना होगा कि दिए जाते हैं, क्या सिर्फ हिंदी को दिए जाते हैं, इंग्लिश को दिए जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज को दिए जाते हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज पे आपने अच्छा काम किया है तो आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई एक आध रह नहीं जाए, इसके लिए अपन इधर आके देख लेते हैं। आर्टिकल 344 के तहत वो मैंने बताया था, राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, और राजभाषा आयोग सुझाव देता रहता है निरंतर, हिंदी और अन्य भाषाओं पे सुझाव देता रहता है, और राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। एक रूपता लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, इसमें बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया कि आप मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आगे जाके आप कोई सी भी लैंग्वेज बाद में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप, जो आपकी सहज लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके की बातें की गई है। तो यहाँ पे इसी के लिए देखो, एक प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे याद आई कि केरल राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे विरोध देखने को मिला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसी बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हमने किसने, एनसीईआरटी ने, तो कक्षा 5, 6, 7 छोटे बच्चों की जो बुक्स होती, उन बुक्स के टाइटल्स चेंज कर दिए गए थे। देखो, बुक में तो अंदर कंटेंट वही रखा था, लेकिन यहाँ पे जो नाम होता है ना, टाइटल, यही चेंज किया था। जैसे फर्स्ट फ्लाइट, एक बुक का नाम था फर्स्ट फ्लाइट, तो उसका नाम कर दिया था अभ्युदय। तो इसी पे ही वो लोग ऑफेंड हो गए, और इसी पे ही विरोध कर दिया कि यहाँ तो अब आप हिंदी मत करो, कल्चरल इम्पोजिशन जैसी चीज़ हो गई, मतलब आप कल्चर को हम पे ज़बरदस्ती थोप रहे हो। तो यहाँ पे अभी भी विरोध देखने को मिलता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, हिंदी पढ़ाने वाला केरल में बहुत कम है, ऐसे मिल जाए, और हिंदी की पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, तो इसी के लिए तो हिंदी के टाइटल हम चेंज कर रहे थे ताकि वहाँ पे हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन सहमति आप नहीं बना पाते हैं। कौन? दक्षिण के राज्य विरोध करने लगते हैं। भाषिणी ऐप के बारे में बता दिया, सारथी अनुवाद प्रणाली के बारे में बता दिया, ये अनुवाद का प्लेटफॉर्म है, बहुभाषी मतलब कोई सी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। राजभाषा विभाग है अपना, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसने इसको विकसित किया है। राष्ट्रीय अनुदान मिशन मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतीय भाषा समिति वो संस्था जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, ये हिंदी को प्रमोट करने का काम करता है, और भाषाओं का केंद्रीय संस्था मैसूर पर आधारित है, ये सारी भाषाओं के में संरक्षण से संबंधित काम कर लेगा, ट्रांसलेट कर देगा, इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक, कोई भी साहित्य है वो सारी भाषाओं में अवेलेबल हो, इस तरीके के काम करेगा, उनको प्रमोट करने के। तो ये सारा है। और क्या कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत सारे अपने डिसीजन देती रहती है जो सब जगह पे मान्य होते हैं। आशा रंजन और स्टेट ऑफ बिहार 2017 का ये वाद है, उसमें बोला था कि 350 आर्टिकल 350 के तहत नागरिकों को याचिका दायर करनी है, आप कोई सी भी लैंग्वेज में, जो नागरिक समझता है उस लैंग्वेज में दायर कर सकते हैं। ये आगे कोर्ट का काम होता है कि उसको ट्रांसलेट करे और अपनी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करे। नागरिक तो आपको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में याचिका दायर कर दो।
तो इस तरीके से सहूलत दी थी और कहा था कि भाषा को एकता का साधन होना चाहिए, विभाजन का नहीं। लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। अल्पसंख्यक संरक्षण के लिए आयोग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने कहा था इंस्टा, यूट्यूब पे सारा इंटरफेस इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट जो है वो पहले तो इंग्लिश में बनाई। आधार कार्ड बनाने के लिए आधार की जो वेबसाइट है, आयुष्मान कार्ड बनते हैं, आयुष्मान वेबसाइट बना रखी है। सरकारी सेवा से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है पहले इंग्लिश में बनाई, लेकिन अब इस चीज़ को देखते हुए वो दूसरी भाषाओं में भी इसका इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाया जाएगा। ऐप और वेबसाइट्स दूसरी भाषाओं में उपलब्ध हो पाए। तो ये सब है और कुछ नहीं है। ये हमने समझा कि क्या कारण है, क्यों भाषाई विवाद होते हैं और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ।